हाल ही में सीबीएसई की ओर से भारत में जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें क्रेडिट प्रणाली को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव जो है तैयार किया गया है। अब इस प्रस्ताव का जो ड्राफ्ट है वो भारत के जो तमाम सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भेजा गया है ताकि इसका जो है रिव्यू किया जा सके। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे प्रस्ताव पर बात करेंगे। हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सीबीएसई के इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो इसको लागू करने की वजह से भारत में 9वीं से 12वीं तक की क्लास की जो शिक्षा प्रणाली है वहां पर हमें किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा पर एक बार बात हो जाए तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर पर बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जो क्रेडिट प्रणाली है इस पूरी प्रणाली पर बात करेंगे, क्रेडिटाइजेशन पर बात करेंगे, इसका क्या मतलब है, इसके संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सीबीएसई की ओर से एक उप समिति का गठन हुआ था, उप समिति की ओर से क्या प्रस्ताव दिए गए थे उन प्रस्तावों को भी समझेंगे और इसके बाद ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सीबीएसई की ओर से सीबीएसई के जो तमाम स्कूल हैं वहां पर जो आपको ग्रेडिंग सिस्टम देखने को मिलता है क्या उस सिस्टम में भी बदलाव आएगा तो किस तरह से आएगा, नहीं आएगा तो क्या पूरी प्रणाली क्या होने वाली है, रूपरेखा क्या रहने वाला है, इस पर स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, एक बार उस पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल के जवाब को इसी वीडियो के आधार पर दे सकते हैं। तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से सवाल के जवाब को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे शिक्षा यानी कि एजुकेशन का जो खंड है आपको जीएस पेपर 2 में मिलेगा, वहां से आप इस पूरे टॉपिक को जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो एक पूरा क्रेडिट सिस्टम है क्या, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आता है जिस शब्द को आप कह सकते हैं क्रेडिटाइजेशन। क्रेडिटाइजेशन क्या होता है? क्रेडिटाइजेशन का मतलब है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में जब आप क्रेडिट सिस्टम को लागू करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को आप क्रेडिटाइजेशन कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है बेसिकली आपकी जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो आपकी व्यावसायिक शिक्षा है, उस शिक्षा को सामान्य शिक्षा से जोड़ना यानी कि जनरल एजुकेशन से जोड़ना। अब जब आप इन दोनों की बात करते हैं, दोनों शब्दों को अगर आप समझने की कोशिश करें तो वोकेशनल एजुकेशन का मतलब हो गया कि एक ऐसी शिक्षा जो कि आप क्लासरूम से बाहर मिलती है, जैसे कि आपका आर्ट एजुकेशन हो गई, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, थिएटर हो गया, ये जो एजुकेशन है ये आपका वोकेशनल एजुकेशन में आता है। इसके अलावा जब आप जनरल एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें आपके वो सब्जेक्ट आते हैं जो कि आप क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, संस्कृत हो गया, जियोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो इस तरह के जो तमाम सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट आपको जनरल एजुकेशन में मिलेंगे। तो क्रेडिट सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि ये जो वोकेशनल एजुकेशन है और ये जो जनरल एजुकेशन है, इन दोनों के बीच में एक अकादमिक समानता स्थापित की जाए। यानी कि जो एक बच्चा है वो बच्चा आपका सामान्य शिक्षा भी प्राप्त करे, वो आपके हिस्ट्री को भी पढ़े, वो आपके ज्योग्राफी को भी पढ़े, वो आपके सामान्य विज्ञान को भी पढ़े और इसके साथ साथ वही बच्चा आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी पढ़े, जैसे डांस भी सीखे वही बच्चा आपका म्यूजिक भी सीखे, जो भी उसका इंटरेस्ट हो। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जाती है। अब ये जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम का प्रस्ताव हमें एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में देखने को मिला था। तो इसका प्रस्ताव जो है सरकार की ओर से इस पूरी प्रणाली में किया गया था। अब वर्तमान समय में अगर आप देखें तो क्रेडिट सिस्टम को लागू करने में उच्च शिक्षा की अगर आप बात करते हैं, हायर एजुकेशन की, जैसे कॉलेज एजुकेशन है या फिर आपकी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है, वहां पर इस प्रणाली को लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आपका यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास है। और यूजीसी की ओर से इस पूरे विषय को लागू करने के लिए एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया था। अब यहाँ पर होगा क्या, तो ये यूजीसी की ओर से ये तो उच्च शिक्षा के लिए तैयार किया गया था, लेकिन सीबीएसई की ओर से ये जो पूरा सिस्टम है ये माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार किया जा रहा था। अब इस पूरे सिस्टम में होगा क्या कि ये काम किस तरह से करेगा। इस पूरे सिस्टम में बेसिकली अगर आपको एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना है, यानी कि आपको 9th क्लास से मान लीजिए 10th क्लास में जाना है, 10th से 11th क्लास में जाना है, तो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए आपको एक निर्दिष्ट संख्या में क्रेडिट प्राप्त करने होंगे। एक निश्चित संख्या में आपके पास जब क्रेडिट होंगे तो ही आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जा पाएंगे। और आपको क्रेडिट मिलेंगे कैसे?
आपको क्रेडिट मिलेंगे एक निश्चित काम करने के बाद। यानी मान लीजिए कि एक क्रेडिट है, आपको डांस की 20 क्लास अटेंड करनी है, तो अगर आप डांस की 20 क्लास अटेंड कर लेते हैं तो मान लीजिए आपको उसके 10 क्रेडिट मिलते हैं, तो 10 क्रेडिट के बाद आप अपनी अगली क्लास में जा सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी जो प्रणाली है वो काम करने वाली है और प्रत्येक क्लास में एक निश्चित संख्या क्रेडिट जो है वो आपको प्राप्त होगी। मान लीजिए कि ये कहा जाता है, ऐसा नियम बनाया जाता है कि अगर आपको 9वीं से 10वीं क्लास में जाना है तो आपको 100 क्रेडिट की जरूरत होगी। ये तो उदाहरण है, हो सकता है सीबीएसई की ओर से दूसरे बदलाव लेकर आए जाएं, लेकिन कुछ इस तरह से जो पूरी प्रणाली है वो काम करने वाली है। और आप जो क्रेडिट अर्जित करेंगे, यानी कि जो क्रेडिट आपको प्राप्त होगा, वो क्रेडिट आपका डिजिटल रूप में स्टोर किया जाएगा, डिजिटल तरीके से वो आपका मौजूद होगा। कहाँ मौजूद होगा? तो वो आपका जो क्रेडिट है वो आपके अकादमिक क्रेडिट बैंक में संग्रहित किया जाएगा। और अगर आप इस क्रेडिट को देखना चाहते हैं तो आप अपने डिजी लॉकर का जो आपका अकाउंट है उसके माध्यम से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, सबसे पहले इसकी जो बात है वो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखने को मिली थी। उसके बाद आपका यूजीसी की ओर से इसको लेकर के कुछ ड्राफ्ट जारी किया गया था और अब सीबीएसई ने साल 2022 में इसको लेकर के एक सब कमेटी का गठन किया था, एक उप समिति का गठन किया था, जिस समिति का काम था ये तय करना कि हमारी जो माध्यमिक शिक्षा है वहां पर इस प्रणाली को किस तरह से लागू किया जाएगा। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि सीबीएसई की ओर से ये जो प्रस्तावित समिति गठित की गई थी, इस समिति ने क्या प्रस्ताव दिया है। तो अगर आप वर्तमान समय में देखेंगे तो वर्तमान समय में आपको जो माध्यमिक शिक्षा है वहां पर कहीं भी औपचारिक क्रेडिट प्रणाली दिखाई नहीं देगी। लेकिन वर्तमान समय में आपको कहीं भी क्रेडिट सिस्टम नहीं मिलेगा। अगर योजना की बात करें तो सीबीएसई की योजना ये है कि एक शैक्षणिक वर्ष में, यानी कि एक आपका जो एजुकेशनल ईयर होता है, वहां पर आपको 1200 अनुमानित शिक्षण घंटे जो है शामिल होंगे। यानी कि एक साल में एक स्टूडेंट जो है वो 1200 घंटों की पढ़ाई करेगा और ये 1200 घंटों का मतलब होगा कि एक स्टूडेंट को 40 क्रेडिट पॉइंट जो है प्राप्त होने वाले हैं। अब आप जब शिक्षण घंटों की बात करते हैं, आप एजुकेशन आवर्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एक औसत छात्र है, जो एक एवरेज छात्र है, उस एवरेज छात्र को निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए, यानी कि एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है, उसका मतलब होता है शिक्षण घंटे। और जो है एक वर्ष में 1200 शिक्षण घंटों की आवश्यकता की बात की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर शैक्षणिक शिक्षा और स्कूल के बाहर गैर शैक्षणिक शिक्षा या फिर अनुभवात्मक शिक्षा, यानी कि जो शिक्षा आपकी एजुकेशन के बेस पर मिलती है, उन दोनों को ही यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आप क्लासरूम की भी पढ़ाई करेंगे और उसके अलावा जो क्लासरूम से बाहर की पढ़ाई होती है, जो वोकेशनल सब्जेक्ट है, उनका भी अध्ययन आप यहाँ पर करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि क्लास 9th और 10th में क्या बदलाव आएंगे। तो क्लास 9th और 10th के अगर आप देखें तो अगर ये सिस्टम लागू होता है तो इसकी वजह से सबसे पहले तो क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट को 10 विषयों की पढ़ाई करनी होगी, जिसमें से 3 आपके भाषा के विषय होंगे और यहाँ पर भी अनिवार्य है कि इन 3 में से 2 आपकी भारतीय भाषाएं होंगी। जैसे कि अगर आप एक कॉम्बिनेशन देखें तो इसमें आपकी जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें आप हिंदी को ले सकते हैं, संस्कृत को ले सकते हैं और अंग्रेजी को ले सकते हैं। तो ये 3 भाषाएं आपको जो है पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा 7 जो है वो आपके मेन सब्जेक्ट हैं। तो 3 आपकी भाषाएं हैं, 7 आपके मेन सब्जेक्ट हैं। मेन सब्जेक्ट कौन से हो गए? तो इसमें आपका मैथ्स हो गया, गणित हो गया, इसके अलावा कंप्यूटेशनल थिंकिंग हो गई, सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, कला शिक्षा हो गई, शारीरिक शिक्षा हो गई, व्यवसायिक शिक्षा हो गई, इसके अलावा पर्यावरण की शिक्षा हो गई। तो ये 7 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको टोटल दिखाई देंगे। तो यहाँ पर 9th और 10th क्लास में बच्चों को 10 सब्जेक्ट टोटल पढ़ सकते हैं अगर ये सिस्टम लागू होता है। इसके अलावा 11th और 12th की अगर आप बात करें तो 11th और 12th के स्टूडेंट्स को आप कुल मिलाकर 6 विषय पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से 2 आपकी भाषाएं होंगी, जिसमें से 1 भारतीय भाषा होना अनिवार्य है। इसके अलावा 4 आपके मेन विषय होंगे, यानी कि अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको साइंस के विषय मिलेंगे, अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपको कॉमर्स के, और अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको आर्ट्स के विषय मिलेंगे। इसके अलावा एक वैकल्पिक विषय भी होने वाला है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा जो कि आप ले सकते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपके 5 जो है टोटल इतने सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ने पड़ सकते हैं। 6 के आसपास सब्जेक्ट आपको 11th और 12th क्लास में पढ़ने पड़ सकते हैं। तो ये तो 11th और 12th क्लास की बात हुई, 9th और 10th को भी हमने देख लिया है। अब एक बार हम मौजूदा ग्रेडिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं कि अगर ये प्रणाली लागू होती है तो मौजूदा ग्रेडिंग सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्तमान में जो हमारी प्रणाली है, आपकी सीबीएसई के जो स्कूल है वहां पर अगर आप देखेंगे तो किसी स्टूडेंट को एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए एक परीक्षा के दौरान निश्चित अंक प्राप्त करने होते हैं। तो एक निश्चित अंक अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो एक क्लास से दूसरी क्लास में चले जाते हैं और उन्हीं निश्चित अंक के आधार पर आपको ग्रेड भी मिलता है। अब जो है प्रस्तावित जो प्रणाली है, अगर वो प्रणाली लागू होती है तो उस प्रणाली के लागू होने के बावजूद भी जो आपका ग्रेडिंग सिस्टम है
इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आपका ग्रेडिंग सिस्टम भी चलता रहेगा और आपका क्रेडिट सिस्टम भी चलता रहेगा, तो दोनों सिस्टम एक साथ चलेंगे। यानी कि अगर ये सिस्टम लागू होता है तो उस सिस्टम के लागू होने के बाद अगर आपको 9th क्लास में पास होना है तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम में आपको पास होना है, निश्चित अंक प्राप्त करने हैं। उसके बाद आपको क्रेडिट भी प्राप्त करने हैं। जब आप क्रेडिट प्राप्त कर लेंगे तभी जाकर के आप नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है सीबीएसई की ओर से प्रस्तावित किया गया है। तो यहाँ पर हमने इस पूरे सिस्टम को विस्तार से समझ लिया है। जाहिर तौर पर इसके कुछ फायदे भी हैं। फायदे ये हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को हम किताबी ज्ञान के अलावा अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर भी ज्ञान प्रदान कर सकेंगे, कुछ बेहतर स्किल प्रदान कर सकेंगे, जिससे उनका भविष्य जो है वो और ज्यादा बेहतर हो सकेगा। इसके अलावा नुकसान ये हो सकता है कि इसके माध्यम से स्टूडेंट्स पर थोड़ा दबाव जो है वो बढ़ सकता है। हालांकि इस दबाव को कम करने के लिए उनका जो पूरा सिलेबस है उसमें थोड़ी बहुत कमी जरूर की जा सकती है। तो ये हमारी पूरी वीडियो हुई, जिस वीडियो पर करंट अफेयर का जो सेगमेंट था उस पर हमने बात की। अब अंत में इस पूरे टॉपिक से जुड़े एक सवाल पर भी चर्चा हो जाए। आज का जो हमारा करंट अफेयर का सवाल है उसमें पूछा गया है कि सीबीएसई द्वारा पेश की गई नई क्रेडिट प्रणाली में कितने शिक्षण घंटों का प्रस्ताव किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 1200, ऑप्शन सी 1400 या फिर ऑप्शन डी 1600। तो कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले खंड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।